नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चले बेटा, आज की क्लास में हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में राउल्ट्स लॉ। सबसे पहली बात यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ये सब देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वेपर प्रेशर हमने इससे पहले पढ़ा था। वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग, और सभी आ चुके हैं हमारे क्लास में। तो सारे स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देंगे कि अब आज क्या देखना है और क्या स्पेशल है हमारे आज के क्लास में। तो देखिए बेटा, सबको मैंने पिछले क्लास में दिया था वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। हमने वाष्प दाब देखा था, वेपर प्रेशर देखा था, और आज देखेंगे वाष्प दाब का नियम। आज देखेंगे लॉ ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का नियम। वाष्प दाब का नियम जो है उसे दिया गया था राउल्ट्स ने, तो इसे कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। छोटी सी बात है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होगा, अगर उसमें किसी तरह से कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला होगा, यानी कि अवाष्पशील विलेय घुला होगा। अवाष्पशील विलेय क्या होते हैं? जो वाष्पित नहीं होते, वेपराइज नहीं होते हैं, या वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे नमक है, शक्कर है, या कोई दूसरा सॉल्ट है, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं, या इस तरह के जो इस तरह के जो सॉल्यूट है या विलेय जो है, इसको क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मैंने यहां पर क्या बताया? आपको बताया कि यदि किसी विलायक में या विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाई जाती है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो उस विलयन में उस विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? उस विलयन में, उस सॉल्यूशन में जो विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसके लिए सीधा सा एक रूल आता है, एक लॉ आता है, नियम आता है। वो लॉ है कि किसी भी विलयन में उसके विलायक का वाष्प दाब जो है, वेपर प्रेशर जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। पी ए क्या हुआ, एक्स ए क्या हुआ, सभी जानते हैं। ए मतलब सॉल्वेंट, और यहां पर पी और एक्स दो शब्द है। पी मतलब होता है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और एक्स जो है वो है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश। चलिए, अब इतने बातों पे चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कि क्या आपको मैंने राउल्ट का लॉ पढ़ाया था पिछली क्लास में? क्योंकि मैंने कहा ना, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है कि मैंने लिस्ट नहीं देखा है, और मैं डायरेक्ट आज की क्लास में आ रहा हूं, और कुछ जरूरी काम था कल, तो मैं बहुत ज्यादा भिड़ा हुआ था, तो मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने ये लिस्ट नहीं देख पाया। तो बताओ, राउल्ट का लॉ मैंने कल पढ़ाया था क्या फ्राइडे की क्लास में? बोलो नहीं ना, जल्दी बताओ। नहीं कि हाँ? जी बताइए जल्दी से। नहीं पढ़ाया था ना? चलो ठीक है, अगर नहीं तो कोई आगे बात नहीं है। चलो आज पर देखते हैं। ये आपने क्या देखा? किसी विलायक का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ठीक है। तब इसको यदि आप ओपन कर दो, प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, तो एक समानुपातिक स्थिरांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपके पास आता है के, वो हो जाएगा एक्स ए। अब आपके पास एक इक्वेशन मिल गया है, और अब यदि आपने क्या करा, शुद्ध विलायक लिया, तब क्या होगा? यानी हम क्या लेंगे? टेकिंग प्योर सॉल्वेंट। अगर हम शुद्ध विलायक लेते हैं तब, लेने पर। अब मेरी बात समझो, हमने यहां पर जो पढ़ा है वो क्या चीज है? विलायक का विलयन में वाष्प दाब है ना बेटा। जब कोई भी पदार्थ शुद्ध अवस्था में हो तो उसके वेपर प्रेशर को पी नॉट ए दर्शाओगे, लेकिन जब वो विलयन में होगा तो उसी विलायक का वाष्प दाब पी ए दर्शाओगे। पी नॉट ए, पी ए। ठीक है। सो यहां पर हमारे पास हो जाएगा, शुद्ध विलायक लिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, ये संकेत है उसके शुद्ध अवस्था के लिए।
और उसका मोल फ्रैक्शन जो होगा, कोई भी पदार्थ हो जब वो शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 होगा। सो इस बेस पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दिए तो आपके पास क्या मिलने वाला है, जरा देखो। हमने इसकी वैल्यू रखा P नॉट A इज इक्वल टू K और एक्स ए का वैल्यू हो गया 1, यानी कि आपको K की वैल्यू मिल चुका है। K का क्या मान मिल गया है, P नॉट A के बराबर। और इस P नॉट A को हमने अगर इस जगह पे पुट किया तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में जा रहे हैं। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 में फिर से जाते हैं K की वैल्यू को पुट करने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो क्या हो जाएगा, P A इज इक्वल टू K की वैल्यू हो जाएगी क्या, P नॉट A एक्स ए। अब इस जगह पर क्या हुआ, हम इसी प्रकार से और क्या कह सकते हैं, बोलो। हमने इसी प्रकार से अगर वो सॉल्यूट के लिए क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो ये तो फॉर्मूला होगा। साथ में अगर उसका दूसरा सॉल्वेंट है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी वेपराइज होता है, वेपराइजेबल होता है, तब की कंडीशन में ये भी होगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर सॉल्यूशन यानी कि विलियन के लिए डाल्टन्स लॉ के बेस पर तो क्या होने वाला है, P मतलब होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, और यहां पर हो जाएगा PA प्लस PB। ये भी ध्यान रखिए, रॉल्स लॉ यहां तक कंप्लीट है, ये बातें ध्यान रखेंगे। अब ये सब क्यों यूज होने वाला है आपको बता दें। ये क्या चीज है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एक सिलेंडर में यदि कोई गैस भर दिया गया है, कोई ए गैस भर दिया गया है, तो इसका यदि वेपर प्रेशर या इसका प्रेशर यदि P1 है और उसी सिलेंडर में कोई दूसरी गैस भर दी गई है प्योर, और उसका प्रेशर यदि P2 है, तो दोनों गैस को यदि उसी सिलेंडर में भर दिया जाए एक साथ, तब यहां पर जो वेपर प्रेशर यहां पर मिलेगा प्रेशर वो P मिलेगा, और P की वैल्यू जो होगी PA प्लस PB होगा। यानी दो गैसें अलग अलग एक ही सिलेंडर में भरी जाती है, तो जो उसका प्रेशर होता है, यदि वो दोनों गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करती है और एक ही सिलेंडर में दोनों को भर दी जाती है, तो उन दोनों गैसों के पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाबों का योगफल होगा। डाल्टन्स का आंशिक दाब का नियम है, ठीक है। तो ये है आपके पास, आप इनको नोट कर लीजिए। फिलहाल इतनी चीजों का यूज करेंगे और एक ग्राफ देखेंगे। चलो नोट कर लो बेटा, फिर बातचीत करेंगे आपके लिए। ओके, दीपक आप बोल रहे हैं ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छूट गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छूट गया। बेटा मैं जानबूझ के उसको रोक के रखा हूं, सारे स्टूडेंट को ये कहूंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छूटा नहीं है, मैंने जानबूझ के छोड़ के रखा है। एक थ्योरी मैंने आपको साथ शेयर किया था, वो था कि उसको पढ़ के रखना। अगर आपने उसे पढ़ लिए हो तो मैं आज ही वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मैंने उसको डायरेक्ट लाइव में देने की जगह पे अपलोड इसलिए कर रहा हूं उसको, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। और आप पढ़ने के बाद मुझे, क्या नाम है आपका, दीपक, आप मुझे जरूर बताइएगा। चलो बेटा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, जब भी काम हो जाए तो बताएंगे बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए बेहतर वीडियो मेरे पास है, मैंने बना के रख लिए थे पहले से। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी मैं आपको देने वाला हूं, उसके बाद आप निश्चिंत रहिए। सबका बन गया बेटा, देखो ये नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ग्राफ सोचेंगे जी। ताज ऑलराउंड हेनरीज लॉ से रिलेटेड हम लोग पूरे इक्वेशन करने वाले हैं, पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं एक दिन बैठ के। हेनरी लॉ से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनके लिए मैं रोक के रखा हूं, थोड़ा सा रुकिएगा बस, ठीक है। क्योंकि टाइम टू टाइम जो चीज देंगे ना बहुत बेहतर होगा। अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट उठाएंगे। और जब तक एकदम अच्छे से बैठा के रखना हेनरीज लॉ को, ठीक है। चलो
हो गया। चले नेक्स्ट करते हैं, बैक कर ले, पॉज कर लेना बाद में, और अगर नहीं लिख पाए हो तो चलो। हाँ जी, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तभी बताऊंगा मैं आपको जब पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको बताता हूं, ठीक है? या फिर आप बोलो तो मैं बीच बीच में बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर कोर्स जो है बहुत खिंच जाता है, लंबा हो जाता है दोनों काम के लिए। चल ठीक है, चलो देखें। अब इस लॉ के बेस पर हमने दो चीजें सीखा है। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इसको हमने एक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वो है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के रूप में। इसके लिए ग्राफ की सहायता से इसको सीखा जाए, समझा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो इस ग्राफ पे ध्यान से, हम एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में, सॉरी ये एक्स लेते हैं, ये एक्स जो है यानी कि मोल फ्रैक्शन लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज्य। चलिए अभी कोई बात नहीं करें, मैं लास्ट में जो भी बोलोगे मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा, आप सबकी सारी बातें मैं समझाऊंगा, ठीक है? अभी वैसे चैटिंग मत करो जो अभी टॉपिक से रिलेट ना हो, ठीक है? चलिए, एक्स मोल फ्रैक्शन, और इस तरफ जो है वाई अक्ष में हम लेंगे वेपर प्रेशर। चलिए दोनों तरफ वही बात होगी, ठीक है? हम इस जगह पर मोल फ्रैक्शन, इस तरफ कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब इस जगह पर यह शुद्ध है। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 12th में बिल्कुल नहीं सीख पाया था। आगे जाकर के मुझे समझ में आया कि इस ग्राफ का क्या मीनिंग है। आपको एक ही क्लास में सिखाने वाला हूं, बस एक ही बार में सीख जाएंगे आप, बस ध्यान रखिए। इस जगह पर विलायक का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब वो पूरी तरह शुद्ध है, यहां पर ये शुद्ध है। जैसे जैसे इसमें बी मिलाते जाते हैं, विलय मिलाते जाते हैं, सॉल्यूट मिलाते जाते हैं, वैसे वैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होते जाएगा। मतलब इस तरफ जाएंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अंत में इस बिंदु पर मोल फ्रैक्शन इसका है 0। हमने क्या मिलाया? बी मिलाया। जैसे जैसे मिलाते जाओगे बी, ए की मात्रा की तुलना में बी की मात्रा बढ़ने लगी है, और बी इतना ज्यादा है कि ये पूरी तरह से ए को नगण्य मान लिया गया है, ये मान के चले। तो यहां पर बी जो है एक्स बी जो है वो 1 है, यानी कि पूरी तरह शुद्ध है। तो इस तरफ जब इसको शुद्ध लिए थे तो ये क्या था? बी जो है वो यहां पर 0 है। अब समझो, इस तरफ से उस तरफ जाते हो तो क्या होता है? ए कम होते जाता है, बी बढ़ते जाता है। या उधर से इधर आते तो क्या है? ए ज्यादा है, बी कम है। और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर पूरी तरह ये शुद्ध है, ये बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट पर ए 0 है, जबकि बी शुद्ध है। इस तरह से हमारे पास क्या बना? मोल फ्रैक्शन का ये लाइनें बना। हम ए के बारे में बातचीत करते हैं। इस जगह पर चूंकि शुद्ध है तो इसका वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब, ए का वेपर प्रेशर सर्वाधिक होगा, क्योंकि ए पूरी तरह शुद्ध है। जैसे कि आप जानते हो, जैसे जैसे आप बी मिलाते जाते हो, ए का वेपर प्रेशर कम होते जाता है। यानी देखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इस जगह पर ये सबसे ज्यादा है, सो इसका वेपर प्रेशर सर्वाधिक होगा। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट दर्शाता है पी नॉट ए को। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, ए का वेपर प्रेशर नीचे गिरते जाता है, क्योंकि एक्स ए का मान धीरे धीरे करते करते 0 हो जा रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी यहां पर 0 होगा। सो जैसे से आगे जाते हो ये ग्राफ नीचे की ओर गिरने लगती है, पॉइंट्स नीचे की ओर गिरने लगते हैं। मतलब ये हुआ ग्राफ आपका ऐसा गया। तो सॉल्यूशन के अंदर ये ग्राफ का जो पॉइंट है, इस मोल फ्रैक्शन के पास इस जगह पर इसका वेपर प्रेशर मान लोगे क्या? पी ए है। तो किसी भी पॉइंट में विलायक का वाष्प दाब पी ए होगा, जो अलग अलग मोल फ्रैक्शन पर होगा, यानी अलग अलग उसकी सांद्रताओं पर होगा।
आगे चलें, आगे चलें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बी जो है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, सो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ए की तुलना में बी का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में ज्यादा है कि कम है, वो अलग अलग बुक में ऊपर या नीचे दिया जाता है। कुछ बुक्स में इसके ऊपर रख देते हैं, कुछ बुक्स में इसके तुलना में नीचे रख देते हैं, डिपेंड करता है जो वो मान रहे हैं। चलिए, जो आपके पास बुक है उसमें बी के वाष्प दाब को ज्यादा मान करके बनाया गया है ग्राफ, तो मैं ऊपर रख दे रहा हूं। तो यह है पी नॉट बी। अब बी के लिए बात करेंगे ना, ग्राफ अभी ए का हो चुका है, अब बी का ग्राफ देखते हैं। बी का ग्राफ क्या कहता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बी की मात्रा बढ़ती जाएगी, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा और उसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और इस तरह से ये बढ़ते 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 बढ़ते, सॉरी ये का हो गया, ये लीजिए, बढ़ते हुए ये हो गया इस जगह पे। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, पी नॉट बी है। इस तरह से दो ग्राफ बन गया, और ये ग्राफ में अलग अलग पॉइंट पर उसका पी बी हमने ले लिया। बात समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट देखो, एक्स ए का इस जगह पर जो मोल फ्रैक्शन होगा उस मोल फ्रैक्शन का पर वेपर प्रेशर ये होगा, इस पॉइंट पर ये होगा, इस पॉइंट पर ये होगा, इस पॉइंट पर जीरो होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों जीरो हो गया। वैसे ही बी के लिए भी वही बात हो गई। बात यहां तक एकदम क्लियर है। सो हमारे पास ये क्या बता रहा है वो जरा देखो। इस जगह पर एक ग्राफ का वैल्यू जो है पी नॉट बी एक्स बी को दिखा रहा है, और इसमें ये कैलकुलेशन अलग अलग पार्ट में कैलकुलेशन बताएगा। ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए को दिखाएगा। अब फाइनल बात करते हैं, वो ये है कि हमने लास्ट में लिख बताया था कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होगी पी, और पी जो होगा पी ए प्लस पी बी के योगफल या सम के इक्वल होगा। सो आप अब जो दिखा हुआ है ग्राफ, उस राउल्ट की ग्राफ, राउल्ट के नियम को प्रूव करने वाला या राउल्ट के नियम को दर्शाने वाला ये ग्राफ है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। इस पी नॉट बी की वैल्यू जो है पी नॉट ए के वैल्यू से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इससे कोई संबंध नहीं रखता है। और ये कब कम और कब ज्यादा हो जाएगा इसे भी समझेंगे। अगर ए की तुलना में ये बी ज्यादा वाष्पशील है तो ऊपर होगा, कम वाष्पशील है तो नीचे होगा, बस यही है। तो अब देखिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, जल्दी बोलो, मैं पानी पी के आ जाता हूं बेटा। चले, हो गया होगा। ये बातें आप ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं है। एक बार इसको अच्छे से समझोगे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये हुआ राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के बेस पर हमने सॉल्यूशन को दो प्रकारों में बांटा है। सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। सॉल्यूशन दो टाइप में होगा हमारे पास। एक होगा आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, और दूसरा होगा अनादर्श विलयन, जिसको कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होगा। एक होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। इस तरह से दो प्रकार का सॉल्यूशन होगा। तो दोनों के बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा अभी जस्ट, तो समझें सॉल्यूशन। अब यहां पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहली बात आती कि आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? वे विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करती। किसके नियम का पालन करती है? राउल्ट के नियम का पालन करती। एक बात यह हुआ कि राउल्ट के नियम का पालन करती है।
दूसरा होता है जब इस सॉल्यूशन को बनाया जाता है तो उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम, और दूसरा होता है एंथैल्पी, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आपको तीन बातें बताया गया है, राउल्ट के नियम का पालन करती है, दूसरा क्या बोला गया कि इसको जब बनाओगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तीसरी बातें क्या होगी, जब विलयन को बनाया जाता है तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। इसको समझने की बात है, हम इसको समझते हैं और आगे की काम करते हैं। तो चलो देखें, ठीक है, तो चलिए यहां पर देखें, आपस में बातचीत मत करिए, मैं लास्ट में पूछूंगा बेटा, वो सब बात करेंगे, दोनों बराबर होता है, अच्छा वो चलेगा, इस तरह की बात करना ये भी चलेगा, पर जैसे पूछ रहे हैं कि और भी दूसरी बातें नहीं करेंगे, लास्ट में मैं आपसे बातचीत करूंगा, बढ़िया मस्त है ना। आप वो क्या बोलते हैं चैटिंग में जैसे टाइपिंग करते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, वो उसमें क्या है आपका माइंड जो है डिस्टर्ब ना हो, है ना, कोई बात स्पेशल कहना हो तो जरूर कहा करो, मुझसे बातचीत किया करो, अच्छा लगता है। चलिए, तो ये बात हो गई, एक मिनट ये सब बैक कर दूं। आदर्श विलयन क्या होगा, उसकी शर्तें क्या है, उसकी शर्तें ये है, फर्स्ट कि इसकी शर्तें क्या है, इसकी फर्स्ट शर्त यह है कि राउल्ट के नियम का पालन करती है। मैं लिख देता हूं, राउल्ट के नियम का पालन करती है। दूसरी बात क्या है कि जब इसको बनाया जाता है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे समझेंगे, मेरे पास A है, इसका वॉल्यूम V1 है, या मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूं, चलो इसका वैल्यू जो है VA की वैल्यू जो है वॉल्यूम, सर वैल्यू नहीं बोलता, वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, मान लेते हैं 150 ml है, ठीक है, प्लस मेरे पास दूसरा है B मतलब सॉल्यूट है, उसका वॉल्यूम जो है वो है, मान लेते हैं हम लोग 200 है, ओके 200 ml है। अब इन दोनों को मिलाने पर बन गया, दोनों को एक जग में मिला दिए, तो अब ये बन गया है क्या, AB, यानी कि सॉल्यूशन बन गया है, यस, ये विलयन बन गया है। अब इस विलयन का जो वॉल्यूम है VA प्लस VB, तो ये जो V है वो कितना होगा, अब यहां पर ये जो V है वो किसके बराबर होगा, 150 प्लस कितना बोला था 200, यानी कि ये कितना होना चाहिए 350 ml, बिल्कुल इतना ही आता है। मतलब वॉल्यूम जो है दोनों के वॉल्यूम के यानी कंपोनेंट के वॉल्यूम को प्लस कर दो मैथमेटिकली, और सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका भी वॉल्यूम 350 ही आए, तब ये क्या है, एक आदर्श विलयन है, किसी प्रकार का अनादर्श विलयन नहीं है, ठीक है, ये एक बात बोला गया। अब देखो राउल्ट के नियम का मतलब क्या हुआ, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, यानी कि नियमानुसार इसकी वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो PA मिलेगा, ये कहता है। इसी तरह से PB इज इक्वल टू P नॉट B XB को बता रहा है, तो ये राउल्ट के नियम को पालन करती है, ओबे करती है। तीसरी बातें देखें, डेल्टा H मिक्सिंग, इसका मतलब है जब उस विलयन को बनाया जाता है तो उसके ये 0 होगा, उस सॉल्यूशन A और B को जब मिलाया गया तो A का टेम्परेचर B का टेम्परेचर जो भी रहा होगा, यानी अगर दोनों का टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यानी वो ना गर्म हो रहा हो ना ठंडा हो रहा हो, मिलाएंगे तो उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो वो ना एक्सोथर्मिक होगा ना एंडोथर्मिक होगा, ना ऊष्माक्षेपी होगा ना ऊष्माशोषी होगा, तो इस तरह से एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। एकदम आदर्श विलयन क्लियर हो गया। अनादर्श विलयन क्या होगा, जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, जस्ट समझेंगे आप बातों को, ठीक है। आदर्श विलयन क्लियर हो गया बेटा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती है तथा जिसके बनने पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। टी टाइम, चलिए
हो गया। चलिए अब एक छोटी सी बात इसी के साथ लेके चलता हूं, अनादर्श विलयन। यहां पर इस बात को लिखा हुआ है, थोड़ी बात याद रखें, सभी ताप एवं दाब पर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर यही बात हो रही है कि राउल्ट के नियम को ओबे कर रही है, आयतन परिवर्तित नहीं हो रही है और एंथैल्पी भी परिवर्तित नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो राउल्ट का नियम है, सॉरी वो क्या आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। इसी में आदर्श विलयन में हम एक और चीज देखें, इसका ग्राफ। अभी ये ग्राफ देखे हो बेटा, आपको याद आ रहा होगा कि एक्स ए की वैल्यू इस जगह पर 1 है, इस जगह पर एक्स ए की वैल्यू 0 है, और इस तरह से ये वेपर वाष्प दाब को दर्शा रहा है। तो जैसे जैसे उस तरफ जाते हैं तो उसका ग्राफ जो है कैसे नीचे गिरने लगती है। इसी तरह से एक्स बी यहां पर 0 है, यस एक्स बी 0 है, और इस जगह पर एक्स बी का वैल्यू 1 है। तो जैसे जैसे उस तरफ जाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। दोनों को जोड़ दें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस जगह पे मिल जाता है। पूरी बातें हो चुकी है, बस एक छोटा सा रिवीजन। तो ये इस ग्राफ के बेस पर होता है, ठीक है, ये ग्राफ बनती है आदर्श विलयन में। अब आदर्श विलयन कौन कौन है और क्या खास बात होगी, जरा मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा। तो किस टाइप का विलयन है जो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा, किस तरह का पदार्थ है, जरा समझेंगे। कारण, इन सब का कॉजेस क्या है वो देखिए, कारण क्या है। आदर्श विलयन तब बनता है, देखें यहां पर देखेंगे ए सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स आपस में जितनी आकर्षण बल रखती है, ये अट्रैक्शन फोर्स को दिखा रहा है ना, ये जो लाइन है वो किसको दर्शा रहा है, जिसको इंटरैक्शन कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं, या आकर्षण बल कहते हैं। मैं आकर्षण बोल देता हूं, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। विलायक में उनकी अणुओं के मध्य का आकर्षण बल ए, विलय में उनकी अणुओं के मध्य का आकर्षण बल बराबर जब होता है, तब वो बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसमें ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी बराबर होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिसमें विलायक विलय की अणुओं का जो आपस में आकर्षण बल होता है बराबर होते हैं, और जब सॉल्यूशन बनता है तब उनमें भी उनके जो आकर्षण बल होते हैं विलायक विलय के अणुओं के मध्य वो भी बराबर होता है, ये होगा। साथ में आकर्षण बल की बात चल रही है, तब ऐसा कोई दो पदार्थ जिनके आणविक संरचनाएं यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसके जो ध्रुवण क्षमता है यानी पोलैरिटी है वो भी इक्वल होगा, तभी ऐसा कोई सॉल्यूशन बन पाएगा। सो यहां पर ध्यान से देखेंगे, चलिए यहां पर क्या है, बेंजीन। देखिए यहां पर बेंजीन और टॉल्विन का जब मिश्रण बनेगा तो एक आदर्श विलयन बनेगा। कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दिया हूं, थोड़ा ध्यान से। बेंजीन टॉल्विन का जो मिक्सचर होगा वो, आप जानते हैं ना बेंजीन क्या होता है, ये होता है बेंजीन, और टॉल्विन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इसमें CH3 लग जाएगा। दोनों की आणविक संरचना लगभग एक जैसा है। इसी तरह से CH3 एक बार है तो ये टॉल्विन है, और ये जो है जाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, इस तरह का। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, एक आदर्श विलयन होगा। तो आदर्श विलयन कब होगा, जब उनकी अणुएं एक जैसी होंगी। तो कुछ एग्जांपल है यहां पर लिखा है, इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है बेंजीन टॉल्विन, सेकंड है एनहेक्सेन एनहेप्टेन। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन में क्या डिफरेंस है कि एक CH2 बढ़ गया है, CH2 एक बढ़ गया, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड बस है, दोनों की इथाइल है। फिर देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। फिर देखें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये जो मिश्रण है वो है क्या चीज, यही है, ये आपस में एक कैसा विलयन है, एक आदर्श विलयन है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अनादर्श विलयन में जाते ही
बात कुछ और सीखने वाली बात होने वाली है। सो नोट करें जल्दी से। हो गया होगा, जल्दी से नोट करो बेटा, जब बन जाए तो बताइएगा मुझे। अच्छा चलें, ये क्या लिखा हुआ है? बेंजीन टॉलुएन। ए है बेंजीन टॉलुएन, बेंजीन प्लस टॉलुएन। सेकंड है एनहेक्सेन प्लस क्या चीज है? एनहेप्टेन। लिखते जाओ लिखते जाओ। थर्ड क्या है? इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस C2H5Cl, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या? CCl4 और प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड CCl4, SiCl4। इस तरह से आपके पास क्या आता है? लास्ट क्या लिखा हुआ है? मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल CH3OH प्लस इथाइल एल्कोहल C2H5OH। ये जो है मतलब उसमें ध्रुवण क्षमता जो है यानी पोलैरिटी जो है वो, या डाइपोल मोमेंट जो है वो इक्वल होगा, तब जाकर के, यानी कि एक तरह से बोला जाए कि दोनों की आणविक संरचनाएं एक जैसी होगी, तभी जाकर के वो क्या बनाएगा? एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन बनाएगा जो आदर्श है। ठीक है, अभी बेटा पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है रवि रंजन, मैं कोशिश करता हूं कि अगर भेज सकें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहां तक मैं दोनों की डेफिनेशन वगैरह तो दे ही रहा हूं आपको लिखा हुआ, और इसको नोट जरूर करें, और जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखिए बस। और थोड़ा सा आप देखें कि अपने तरफ से एक एफर्ट लगाओ, तब जाके ज्यादा अच्छे सीख पाओगे। थोड़ा सा भी बच्चों को बोलूंगा। चलो अब चलते हैं आगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? सीधा सा मतलब है जो आइडियल सॉल्यूशन में नहीं है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, या जो आइडियल सॉल्यूशन में जो होती है वो इसमें सब अपोजिट होता है। जैसे आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया यहां पे क्या चीज, कि ये राउल्ट के नियम का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगी, ये राउल्ट लॉ ओबे नहीं करेगी। ओके, दूसरी बात ये है, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। फिर क्या लिखा गया है? जो सभी ताप पर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती। सेकंड क्या बोल रहा है? आयतन और एंथैल्पी परिवर्तित हो जाता है। आयतन और एंथैल्पी, वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों परिवर्तित नहीं होती थी आइडियल में, और नॉन आइडियल में ये होगा। राउल्ट्स लॉ क्या करती है? ये फॉलो नहीं करती है, जबकि आइडियल सॉल्यूशन कर रही थी। तो सीधी सी बात है, तीन बातें आपको मिला कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रही है, नहीं करती है ना, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो इसका मतलब है PA इज इक्वल टू P0A, ये होगा। सो ये नहीं कर रही है, तब नॉट इज इक्वल टू P0A XA होगा। PB के लिए क्या होगा? PB नॉट इक्वल्स टू P0B XB। और दूसरी बात क्या होने वाली है कि ये डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो क्या होगा? जीरो नहीं होगा। थर्ड क्या है? डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग हो गया, डेल्टा V मिक्सिंग कर देता है, तो ये होगा नॉट जीरो। सो ये राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करती है। इसको बनाने पर इसमें आयतन, या तो देखो दोनों कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है, एक का मैंने 150 बताया था, एक का मैंने 200 बताया था, दोनों मिलाकर के वो 300-350 होना चाहिए था, 350 होना चाहिए। लेकिन यहां पर या तो वो उसका आयतन जो सॉल्यूशन का या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, एक बात हो रहा है। एंथैल्पी क्या बोल रहा है? या तो वो बनाते समय गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। गर्म होगा मतलब एक्सोथर्मिक होगा, और अगर वो ठंडा हो जाएगा तो एंडोथर्मिक होगा। सो इनके इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होने वाला है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
सो उन दोनों के बारे में देखेंगे। और यहां पर आप ये समझ लो कि कारण क्या होने वाला है कि ए इंटरेक्शन जो है बिल्कुल इक्वल नहीं है ए बी के इंटरेक्शन के साथ, और साथ में अगर वो सॉल्यूशन बनता है तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, वो भी बराबर नहीं होने वाला है। सो इस तरह से क्या हो गया, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये थोड़े थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, और ये थ्योरेटिकल टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास जरूर मिलने वाले हैं। तो ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ के साथ ये दोनों जुड़ा हुआ है। चलो चलें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फिर थ्योरी में चलते हैं। तो आपके पास मैंने बताया था दो प्रकार का होगा, एक होगा नेगेटिव डेविएशन वाला और एक होता पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां पर देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हिंदी में क्या लिखते हैं आप लोग इसको लिखोगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, इसको समझ लो। ये क्या कहता है, ये कह रहा है फर्स्ट कि ये राउल्ट के लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर देती है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है रॉल्स के नियम के अनुसार जितना होना चाहिए उससे ज्यादा शो करती है। तो क्या होगा, पी ए ज्यादा होगा पी नॉट ए और एक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी उसके तुलना में। तो ये क्या हुआ, राउल्ट के नियम से ज्यादा। पी बी का वैल्यू क्या होगा, ये भी वैसे ही होगा पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि राउल्ट के नियम से ज्यादा, राउल्ट के नियम से अधिक, ज्यादा, मोर, ज्यादा क्या प्रदर्शित करती है, वेपर प्रेशर, अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करती है। ठीक है, दूसरी बातें होंगी कि जो वॉल्यूम है डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जब दो कंपोनेंट मिलाया गया, तो जैसे मैंने एक छोटा सा बताया था एग्जांपल कि ए है 150 ml और बी है 200 ml, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, 350 ml मिलेगा। यहां पर 350 से ज्यादा मिलेगा, इसी को बताया गया है कि आयतन ज्यादा मिलेगा, अधिक मिलेगा, वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो, मुझे समझाना है यहां पे। थर्ड जो है वो है डेल्टा एच मिक्सिंग, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो ऊष्मा ग्रहण करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा, यानी कि हीट गेन करेगा। तो इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो इस तरह का विलयन जब बनेगा तो कैसा होगा, ऊष्मा शोषी होगा, वो ठंडा होने लगेगा। अब इन सारी बातों को हम जोड़ने वाले हैं कुछ जगहों पर, बस इतनी बातें आपको समझना जरूरी है। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं और तो हम आपको जरूर दे रहे हैं, आप देखते जाइएगा। पहले इसको देखें फिर इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए, जल्दी से मेरे साथ नोट किया करो बेटा, ताकि एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत ना पड़े। उपेंद्र दुबे ने कहा है कि फलन वर्ड्स क्या है, फलन मतलब होता है फंक्शन। हो गया, मैं आगे बढ़ूं। यस, हम देखें यहां पे कि ये कब होगा, कारण क्या होगा। देखो क्या होगा कारण, हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है, जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो हम इसके कारण की तरफ चलते हैं, रीजन की तरफ चलते हैं, कॉजेस की तरफ चलते हैं। कारण क्या है, ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल जो है उससे कम होगा ए बी में, यानी कि सॉल्यूशन में।
इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, आज की क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और आप जो बोल रहे होगे बड़ी नाराजगी रहती कि सर क्यों चालू नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है नेट का, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब चालू करने की कोशिश करते हैं, अब आधे घंटे पहले आके चालू करके करोगे क्या, ये समझ में नहीं आती है। सो हम लोग जैसे टाइम होता है चालू करने की कोशिश करते, पता चलता है कि इंटरनेट फेल चल रहा है। अब उस टाइम पे क्या होता है, हमारा फिर शुरू हो जाता है टेंशन कि भाई अब कैसे चालू करें कैसे चालू करें, फिर अचानक आती है फिर चालू हो जाता है। तो वैसे ही कल आज भी हुआ, तो इसीलिए थोड़ी सी लेट हुई थी। तो आज की क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, बोलो, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेट हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो क्लास है 10 मिनट हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो बताइए 10 मिनट आगे ले लूं? अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या कहीं जाना है, कोई दूसरी क्लास में जाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से इसके बाद की क्लासेस को उसके बाद आप आकर के चालू करके कर सकते हैं। तो बोलो कर लूं? क्योंकि ऑनलाइन क्लास का यही सबसे बड़े फायदे होते हैं कि आप जब चाहो आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहो दिन में देख सकते हो, आपको एक एक चीज समझ में आती है, और नहीं आती तो बैक करके भी देख सकते हो। तो चलो क्या करूं जी, मिल्क टाइम, ठीक है, अच्छा चालू करें, आगे बढ़े क्लास? यस सर। जो नो कह रहे हैं वो एक काम करेंगे, बाद में आके देख लेना, आपका कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर छोड़ दूंगा तो ये पूरी क्लास छूट जाएगी, है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्लास आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ जी, तो ये हुआ। अब बेटा एक एक चीजों के साथ हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं, 3 चीजों के साथ। पी ए जो है ज्यादा है किसके तुलना में? राउल्ट के लॉ के तुलना के नियम के अनुसार जो वैल्यू हमको मिलती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है रियल जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा होगा? क्योंकि देखिए इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है तो ये नजदीक होगा, जबकि इस जगह पे जाने पर इसका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो गया है, तो ये मॉलिक्यूल्स दूर चले गए। अब सोचो मॉलिक्यूल्स दूर चले गए हैं तो ज्यादा आसानी से वो वेपराइज होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा, और इस कारण से वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात है, अगर ऐसा हुआ है तो आप जरा सोचो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है आपको? वो मिल रहा है पॉजिटिव, मतलब ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है? देखो तो कंपोनेंट्स के अणुएं नजदीक है, जबकि सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के बीच का जो दूरी है, दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है इसमें, सो इन कारण से ये इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड बात है, अगर देखें डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं यानी कि एंथैल्पी के, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊष्मा ग्रहण कर रही है। सो जब कोई अणुएं ऊष्मा ग्रहण करती है, जब उसको हीट देते हो, गर्म करते हो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और इस तरह से उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अब सोचो सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर ये बात नहीं क्लियर हुई होगी तो इस वीडियो इस पार्ट को थोड़ा सा बैक करके वापस आओ, फिर बैक करके फिर वापस आओ, फिर बैक करके फिर वापस आओ, बात समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा आप ध्यान दो। मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि अणुएं दूर चली जाती हैं सॉल्यूशन में, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की जगह अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, ये यहां पर दिख रहा है। दूसरी बात है, जब अणुएं दूर हो गई तो आयतन तो इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का, यस। फिर थर्ड बात है कि आयतन इंक्रीज होने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? टेम्परेचर की, यानी कि जब ये सॉल्यूशन बन रहा होता है तो ऊष्मा ले रहा होता है। मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बन रहा है। जो उसके कंपोनेंट से विलायक है, विलेय है, उसके जो अणुओं के बीच आपस में आकर्षण बल है उसके तुलना में विलयन में जो आकर्षण बल है वो वीक हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से वीक बॉन्डिंग बन रही है इसमें। सो इसी कारण से ऐसा हुआ। तो ग्राफ क्या होने वाला है? तो देखें, आपने देखा इस ग्राफ में कि ये है विलायक का वेपर प्रेशर, लेकिन जब धनात्मक विचलन आता है तो वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा मिलता है। ये है कौन सा वाला? आदर्श विलयन का, आइडियल सॉल्यूशन का, और ये वाला जो है विलायक का वाष्प दाब जो है वो दिखाया जा रहा है। मतलब ये कौन सी स्थिति में? अनादर्श, यानी पॉजिटिव डेविएशन के लिए दिखा दे रहा है। इसी तरह से अगर हम बी का वेपर प्रेशर की बात करें तो ये है आदर्श स्थिति में, और जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। इसी तरह से दोनों का आदर्श स्थिति में यह है, जबकि उसको वेपर प्रेशर धनात्मक विचलन होगा तो वो ज्यादा दिखेगा। क्योंकि अब समझोगे मेन ग्राफ आपका क्या मिला इसमें? ये मिला,
ये मिला अधिक बढ़ते हुए, और इस तरह से ये भी अधिक बढ़ते हुए मिलेगा। और ये डैश लाइन से दिखाया गया है कि आदर्श सॉल्यूशन का क्या होता है और अनादर्श का यानी पॉजिटिव डेविएशन का क्या होता है। तो ये ग्राफ इसमें मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल है आपके लिए। ये आपको एग्जांपल याद रखने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एजोट्रॉपिक मिक्सचर की बात आने वाली है। तो सो हमने पॉजिटिव डेविएशन को अगर ठीक से समझ लिए तो नेगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट है, उसे हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। सो उसको मैं थोड़ी से फास्ट लेके चलूंगा। देखें एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर है जल तथा एल्कोहल C2H5OH या CH3OH। दूसरा है पानी H2O प्लस एसीटोन। मैं फॉर्मूला लिखे जा रहा हूं CH3COCH3 एसीटोन। सेकंड है CH2 प्लस एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3। इससे थर्ड है क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल CH3CL3 प्लस क्या है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसमें क्या होता है, आपने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है, इस कारण से ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है। इथाइल अल्कोहल एनहेक्सेन C2H5OH में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जबकि एनहेक्सेन में, एनहेक्सेन मतलब क्या हुआ C6H12, ये एक लंबी चेन होगी 6 कार्बन की। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन डाइसल्फाइड होना चाहिए था इस जगह पे, CS2 प्लस एसीटोन CH3COCH3 सल्फाइड। ईथर एसीटोन, ईथर C2H5OC2H5 प्लस एसीटोन CH3COCH3। सभी एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, इसी तरह से आपके पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन और एसीटोन बेंजीन। इन सब में क्या देखना, आप अपनी बुक से भी आप नोट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पर इसलिए बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल बताना रहता है, लेकिन यहां पर पूरे एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं जो जो आपके बुक में अवेलेबल है। सो आप ये देखें कि ये सब चीजें जब होगा, इन सब में क्या हो रहा है, मूल रूप से ये हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से वीक बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन दर्शा रहा है। सो इसको आप नोट करेंगे। प्रिंस, आप बोल रहे हो कि आज बाउंस हो रहा है, बाउंस क्यों नहीं होगा? अब इसको दोबारा देखना पड़ेगा, बस इतना कहूंगा, दोबारा का क्लास लेना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। एकदम क्लियर है, एकदम इजी है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ी सी हैवी होती जाएगी, बिल्कुल वही आप चीज का खा गा घा ABCD ये नहीं रट सकते जिंदगी भर, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप उसी तरह से पढ़ना चाहते हैं जैसे कि ABCD को हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया गया है, तो वैसे ही अगर हायर लेवल में जाके आप सोचोगे तो बेटा आप फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए ऐसे मुश्किल में पड़ने लायक अपनी सोच मत पैदा करिए। चलिए, और ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। बस इसको एग्जाम्पल को नोट करो और वीडियो दोबारा देखो और क्या क्या बोलते हैं उसको आप नोट करो। अगर मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो तो करोगे, नहीं सुन रहे हो तो हम नहीं जानते, क्योंकि टीचर का काम जो होता है एक लेवल रहता है हर स्टेप में। ठीक है, अब कंटेंट्स को छोड़ करके हम नहीं पढ़ा सकते आपको पूरी चीजें। जी, बहुत बढ़िया प्रिंस भारद्वाज, बहुत बढ़िया बेटा, यही सोच आदमी को आगे बढ़ाता है। चलो आगे चलते हैं। और हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव शोविंग देख लिया। अब नेगेटिव शोविंग में हम क्या करेंगे? मैं सीधी सी बात है, जो जो डेफिनेशन है सब कुछ वही रहेगा, बस ये नेगेटिव यानी कि वाष्पदाब कम होगा, रोल के नियम से कम होगा। सो तीन बातें उसी तरह से जैसे कि पहले किए थे पॉजिटिव डेविएशन में, उसमें सबको उल्टा उल्टा कर देना। जैसे कि देखें, रॉल्स लॉ के बेस पर हमें क्या मिलने वाला है ये समझेंगे, थोड़ा सा फास्ट होना है, जरूरी है। क्या देखेंगे? PA जो है उसकी वैल्यू कम होगी P0A XA की तुलना में, यानी कि वेपर प्रेशर कम बनाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा। और PB के लिए क्या होगा? वैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा, तो P0BXB होगा। एक बात हो गई, राउल्ट के नियम से वाष्पदाब कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। सेकंड ये होगा कि डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
नेगेटिव होता है मतलब कम हो जाना, ठीक है। उसमें बढ़ रहा था वाष्प क्या बोलते हैं वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसके वॉल्यूम से? उनके विलायक और विलय के टोटल वॉल्यूम को जोड़ दें, प्लस कर दें, यानी कि मैंने बताया था ना 150 प्लस 200, दोनों को जोड़ने पर 350 मिलना चाहिए। 350 नहीं मिल करके उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि वो एक तरह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। यस, क्यों हो रहा होगा? क्योंकि देखें विलायक ए के बीच का जो डिस्टेंस है यानी अट्रैक्शन फोर्स है, यहीं पर बता देता हूं कारण क्या है। आकर्षण बल की बात करते हैं तो ए के बीच के जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, ए के बीच का, बी के बीच का भी ज्यादा है, सो वो नजदीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन सॉरी पॉजिटिव डेविएशन है, ये कम है, तो ये तो एक दूसरे से दूर होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये एक दूसरे से दूर होगा। लेकिन जब क्या बन जाता है, ये सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स जो है बढ़ जाता है, तो दूरी कम हो जाएगी। तो अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो उसकी दूरी कम हो जाएगी और इस कारण से वो वेपर प्रेशर कम उत्पन्न करेगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, डबल प्रैक्टिस चाहिए रहता है। मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पे, ये सिर्फ थ्योरी है, ना कि इसमें कोई न्यूमेरिक, ना किसी तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। जो बातें कह रहे हैं वही बातें आपको एक बार समझना है। दोनों के लिए आपको एक छोटा सा नोट्स बना लेना है। थोड़ी बुक खोलिए भाई साहब, सबके सब ध्यान रखिएगा। थर्ड बातें, डेल्टा वी डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब क्या हुआ? ये ऊष्मा डोनेट करेगा, एंथैल्पी डोनेट करेगा, यानी एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो वो वाला एंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक था। मतलब ऊष्मा लेगा, सो इस कारण से उनके बीच जो है इससे एनर्जी, ऊष्मा लेगा नहीं, ऊष्मा देगा, ऊष्मा निकालेगा, टेम्परेचर निकालेगा। सो जब इसको बनाओगे तो वो गर्म हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा। अब आपका थोड़ा ध्यान रखना, थैंक यू। चलिए कुछ एग्जांपल हम इसका देख लें। अच्छा, इसमें भी बात करें तो देखो बेटा, इधर क्या है कि ये आदर्श विलयन का लिए है ग्राफ, आप जो पहले पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या हो जाता है? वाष्प पदार्थ कम हो जाता है, कम हो जाता है बी के लिए भी, तो सॉल्यूशन का भी कम हो जाएगा। फाइनली आपको ये वाला ग्राफ आपको देखना है, ठीक है। ये होता है। चलिए, तो आदर्श विलयन समझ में आ गया, तो अनादर्श विलयन, पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया, तो नेगेटिव डेविएशन भी समझ में आ जाता है। अगर हम इसमें टाइम ले एक एक चीज के लिए तो पूरा आधा घंटे से ज्यादा लगेगा सब में। सो हम ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम इन सारी चीजों पे इतनी ज्यादा टाइमिंग दें और आपको भी कहेंगे। पहले आप ठीक से समझते हुए चलेंगे। वीडियो दोबारा देख लेना जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, और बिल्कुल कॉपी अपन ओपन करें। जरूरी नहीं होता कि जो मैंने यहाँ पर लिखा उसी को देख करके आप करें। क्लास का मतलब होता है टीचर ने जो समझाया है उसे समझने की कोशिश करना, उसे सीखने की कोशिश करना। बाकी पढ़ाई जो है वो आप पे ही निर्भर करती है। आप अपने बुक्स ओपन करें, खोलें और पढ़ाई करें। ये नहीं कि टीचर ने जो लिखा दिया उतना ही काफी होता है। कभी भी ये चीजें इनफ नहीं होता है, समझ रहे हो ना? ये भरपूर कभी नहीं होता है। ये होता है एक गाइड है, एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्शन है जो हम देते हैं, और उस डायरेक्शन के बेस पर करना होता है आपको। कोई भी टीचर आपको एक एक बातें बताए, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर इस चीज को अगर मानते हो तो फिर वैसे में मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैथ्स वाले भी टीचर 2-4 आपको बता सिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको सारे मैथ्स को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, तब सीखते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री, वैसे फिजिक्स है, वैसे हिंदी, वैसे इंग्लिश है, और वैसे दूसरे सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लें। यहां पर आपको क्या बोला गया है कि कौन सा नेगेटिव डेविएशन है। मतलब यह हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जैसा कि आपको बताया था। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म बेंजीन, एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, वाटर। तो क्या होता है कि दुर्बल बंध टूट करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। वो समझ रहे हो? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बन रहा था। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? यहां पर नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन यानी वाष्प पदार्थ कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है यहां पे।
बस इस बात पे ध्यान देना। तो ये चीज जो जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट भी करते जाना, यहां पे लिखा हुआ रूप में नहीं रहेगा। तो चलें, क्लोरोफॉर्म बेंजीन का मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड वाटर का मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिक्सचर, एसीटोन एनिलीन का मिक्सचर, और इसी तरह से HCl और जल का मिक्सचर। ये पूरा नोट कर लो, आपके पास लिखा हुआ है, जल्दी से नोट करो। अब आप एक काम करोगे, आगे की बातें फिर से आगे बढ़ाएंगे, जस्ट इसको नोट करिए, फिर आपका 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। और आज जो हुआ, ऐसे मंडे वगैरह को क्या होता है कि एकदम शुरुआत भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए, कल की क्लास आगे बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, इसलिए आपको मैं कहूंगा किसी को कुछ बात कहना है तो बताइए। अच्छा, स्माइल करते तो हम बेटा स्माइल तो हमेशा नहीं किया जा सकता, थोड़ा गुस्सा भी दिखाना होगा, आप मेरे स्टूडेंट हो तो, है ना, क्योंकि हर समय प्यार जो है वो खतरनाक होता है और हर समय जो गुस्सा होता है वो खतरनाक होता है। सो कभी कभी मैं बहुत बड़े गुस्सा करता हूँ, कभी आप फोन कर दोगे तो भी मैं गुस्सा कर जाऊंगा, कभी आप नहीं भी कुछ होगा तो भी बड़े बहुत गुस्से में भी रहूंगा तो भी मैं बड़े प्यार से बात करता हूं। तो कभी कभी ऐसा सबके साथ होता है और सभी को रहना चाहिए, हर तरह का होना चाहिए, है ना। अब बोले सर एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन क्या है? अच्छा चलिए, तरुण शर्मा, ये लो भैया, एन-हेक्सेन C6H12 एन-हेक्सेन है और C7H14 कितना नहीं, ये सॉरी C6H14 और C7H16, ये एन-हेप्टेन है। ये लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए? CH3 CH2 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 CH3, ये एन-हेक्सेन है, और एक और से इस तरह CH2 जुड़ जाए तो एन-हेप्टेन होगा, मतलब हेक्सेन और हेप्टेन हो गया। और क्या? एंथैल्पी आपको ऊष्मागतिकी में, यानी कि यहां पर समझाने लायक कुछ नहीं है। एंथैल्पी मतलब होता है हीट, गर्मी, और यहां पर एंथैल्पी अगर समझाने लगो तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा। सो एंथैल्पी मतलब ऊष्मा समझ सकते हो, हीट समझ सकते हो, ऊर्जा समझ सकते हो, बस और कुछ नहीं। गर्मी की बात कह सकते हो, थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करें तो। जी, तो क्वेश्चन बता दूंगा मैं, ठीक है, उसको समझा दूंगा बेटा, ठीक है। सूरज विश्वकर्मा, ओके, किसी एक दिन आपको समझा दूंगा उसको, ठीक है। सर कब तक डायरेक्ट लाइव क्लास का जो व्हाट्सएप पर ही मिलेगा? कब तक नहीं, ये जो एक्चुअली हमारा जो ऐप पे काम करने वाले सारे लोग छुट्टी में हैं, सो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, अन्यथा मैं आपको डायरेक्ट ही अभी से स्टार्ट करा देता। तो चलो देखते हैं जितनी जल्दी हो सके। आज मैं फिर कॉल करके बात करता हूं मेरे टेक्निकल टीम से, फिर मैं आपको बताऊंगा, और वो वहीं पर होगा सब कुछ। गैबर हसन केमिस्ट्री चैप्टर 5, यार तुम कैसे बात कर रहे हो यार? चैप्टर 5 क्यों पढ़ाऊंगा तुमको अभी? हाँ, क्यों पढ़ाऊंगा चैप्टर 5 अभी? चैप्टर 1 2 3 नहीं हुआ, 4 5 में पहुंच जाओगे, 5 के बाद 6 में पहुंच जाओगे, फिर 1 बोलोगे। जब मैं 5 पढ़ाना शुरू करूंगा तो बोलोगे 3 नहीं पढ़ाया, 5 कैसे पढ़ा रहे हो? कुछ भी बोलते हो यार, ऐसे मत बोला करो गैबर। हाँ बोलो आगे। थैंक यू पंकज। P0K क्या है? क्या P0K कहां से हो गया? P0A होता है, P0K नहीं होता है। चलिए, हाँ जी, P0A। P0A विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुरू से नहीं देख रहे वीडियो? कन्हैया मिश्रा, शुरू से देखिए इस चैप्टर को तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई? अभी भी बताया मैंने, आज राउल्ट के नियम में बताया आपको कि P0A क्या है। P0A जो है शुद्ध अवस्था में जब सॉल्वेंट होता है तो उसका वो क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। सर और न्यूमेरिकल दीजिए। भैया समय के साथ न्यूमेरिकल दूंगा यार, अभी तो जितना हुआ कुछ तो हुआ होगा क्या अभी? हाँ चलिए, और क्या? चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ आता है, वेरी गुड। कोई ऐसी बात नहीं है तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है, कुछ स्पेशल कुछ बात नहीं आ रही है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।